यह कहानी है दोस्तों शेर और हिरन। इस कहानी में सभी प्रकार के जानवर हैं, जिसमें लोमड़ी बहुत चालाक होती है। एक बार की बात है, एक शवा के अंदर तालाब के किनारे वाले पेड़ों से धूप नहीं आ रही। हम घास खाने वाले जानवरों को वहां रहने में दिक्कत हो रही है। हाँ, पहले तो कभी पूछा नहीं जाता था, अब अगर पूछा जा रहा है तो हम खुलकर कहें ना, ये बदलाव कैसा। गोरी जहां अब डर नहीं चर्चा होती है। मैं सुझाव देती हूँ उन पेड़ों की कटाई ना की जाए, बल्कि धूप के लिए कुछ खाली जगह बनाई जाए। पहले होता तो मैं पेड़ कटवाने का हुक्म दे देता। शेर ऐसा बोलता है सभी जानवरों से, पर आज हम जंगल की प्रकृति से समझौता नहीं करेंगे। हम रास्ता निकालेंगे ऐसा जो हर किसी के हित में हो। पहली बार लगा हम भी इस जंगल के एक हिस्सेदार हैं। धन्यवाद शेर भैया और कोंकल आंटी। जब आवाजें सुनाई जाने लगी तो जंगल सिर्फ निवास नहीं, एक परिवार सा लगने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में शेर सभी की सहायता करता है और ये परिवार अब एक नए रास्ते पे चल पड़ा था। सभी शेर अकेला राज करता था। तो एक सभा में मंकी, भालू और दो जानवर थे जो कि ये दहाड़ मचा रहे थे कि अब लोमड़ी उसकी बराबरी बोल रही है। अगला क्या होगा? क्या अब सब जानवर राजा बनने की कोशिश करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी शेर के बगल में बैठकर सलाह दी थी, पर अब सब चंचल की वाहवाही करते हैं। तुम्हें नहीं लगता वीरू, यही वह लोमड़ी शेर को पूरी तरह डसना ले? मगरमच्छ इस कदर बातें करता है। यही मौका है। अगर शेर को शक हो जाए कि लोमड़ी आगे बढ़ रही है तो दोनों के बीच दरार पड़ जाएगी, और जहां दरार हो वहां गिरना आसान होता है। तो क्या हम कुछ करें? कुछ नहीं करना, बस चुपचाप कुछ बातें फैला देना। बाकी जंगल खुद सवाल पूछेगा। एक सभा के अंदर सभी जानवरों को इकट्ठा किया जाता है, जिसमें लोमड़ी सर चढ़कर बोलती है और शेर चुपचाप सुनता है। सब बेपनाह हो जाते हैं। हर प्रकाश के पीछे एक परछाई होती है और हर बदलाव के पीछे एक ईश्वरिया। जंगल अब एक तूफान की ओर बढ़ रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, पर हर आहट जरूर दे रही थी। अजीब है, आजकल के जानवर सीधे मुझसे नहीं, चंचल से जाकर बात करते हैं। ये अच्छा है कि वे भी मदद करती है, लेकिन क्या यह भरोसे को कमज़ोर बना रहा है? राजू भैया, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैंने कल देखा चंचल के जानवरों से अकेले में मीटिंग कर रही थी। कह रही थी कि अब फैसला मिलकर लिया जाएगा। सिर्फ सलाहकार होते हुए भी फैसले लेने की बातें। मुझे नहीं पता भैया, पर कोई जानवर यह सोचने लगे कि असली राजा अब वह है। आपसे तो अब सिर्फ मोहर लगवाई जाती है। नहीं चंचल, ऐसा नहीं कर सकती। ये शायद भरोसा जब भी हिलता है आवाज़ नहीं करता, लेकिन उसका असर राजाओं के फैसले बदल दिए करते हैं। जंगल के राजा के दिल में अब पहली बार शक पनप रहा था। तो तय रहा, अगले हफ्ते हम पानी के तालाब की सफाई मिलकर करेंगे। शेर भैया से मंजूरी लेने के बाद मैं सबको सूचना दे दूंगी। बहुत अच्छा किया चंचल बहन, तुम हो तभी तो जंगल में उम्मीद है। सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और मैं कुछ नहीं, बस वो आवाज़ बनना चाहती हूँ जो शेर की ताकत को दिशा दे। जैसे ही चंचल बोलती है, जंगल उसकी तरफ झुकता है और राजू की आंखों में शक गहरता है। अब सिर्फ एक चिंगारी बाकी है। हर साजिश की सबसे बड़ी ताकत होती है शक, और जब शक अपने करीबी पर होता है तो वे दिल के दरवाजे चुपचाप बंद कर देता है। राजू भैया, आपने बुलाया था। सब ठीक है ना? सब ठीक हैं।
यही पूछने के लिए तो बुलाया है। चंचल, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? छुपा नहीं रही भैया। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप सब? क्योंकि कई जानवर अब सीधे तुमसे सलाह लेते हैं, क्योंकि बंदर ने कहा तुम मीटिंग कर रही हो अकेले में, और कई बार फैसले पहले हो जाते हैं। मेरे पास तो बस सूचना आती है भैया, मैं बस वही कर रही हूँ जो आपने कहा था। हर जानवर की बात सुनो, उसकी आवाज़ बनो। तो क्या अब ये भी गलत हो गया है? मैंने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी जगह ले लो। चंचल, तुम सलाहकार थी हो, लेकिन अब हर तरह तुम्हारा नाम है। चंचल ने ये कहा, चंचल ने वो तय किया। और क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ जंगल के लिए? राजू भैया, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी परछाई आपकी रोशनी को ढक दे। मैंने बस उस जंगल की आवाज़ सुनी जो आपसे डरता नहीं। अब आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर ये भ्रम क्यों बन रहा है कि जंगल अब तुम्हारा है? क्योंकि आप अब राज करने के ज़्यादा समझने लगे हैं और लोग समझने वाले से ज़्यादा बोलने वाले को याद करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका स्थान लेना चाहती हूँ। जब दो समझदारों के बीच भ्रम की दीवारें खड़ी हो जाती हैं तो साजिशें मुस्कुराने लगती हैं और रिश्ते खुद के सवालों को घटकने लगते हैं। कुछ तो बदल गया है। कल तक जहां चंचल और राजू भैया एक साथ बोलते थे, अब उनके बीच खामोशी आ गई थी। यह खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति जैसी है। मुझे डर लग रहा है कहीं जंगल में फिर से दो हिस्से में ना बन जाए। पर सोचो ना, अगर एक सलाहकार राजा से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाए तो ये क्या ठीक है? राजा का सम्मान भी तो जरूरी है, पर सम्मान डर से नहीं आचरण से आता है। चंचल ने कभी भी खुद को राजा नहीं कहा। उसने सिर्फ हर जानवर की आवाज़ बनकर काम किया। बस अब जंगल खुद बट गया, कुछ शेर के साथ, कुछ चंचल के साथ। और अब मैं उस आग का ईंधन हूँ जो अब बुझने वाला नहीं। जंगल फिर से सवालों में था, पर सवाल अब ये था कि राजा कौन है? सवाल था, क्या एक जंगल के दो धड़कनों से जिंदा रह सकता है? आज मैंने इस सभा को बुलाया क्योंकि जंगल में कई बातें हैं जो अब कानों में नहीं, खुले में कही जानी चाहिए। चंचल, तुमने मेरे साथ रहकर जंगल की भलाई के लिए काम किया, लेकिन क्या तुम्हारा मकसद वही था जो दिखता था? राजू भैया, मैंने हमेशा इस जंगल के लिए सोचा, कभी खुद को आपसे ऊपर नहीं समझा। लेकिन हाँ, मैं खामोश नहीं रही क्योंकि डर कर चुप रहना मुझसे नहीं आता, और शायद वही मेरे दोष में गिना गया है। हमने तो बस वही देखा कि चंचल हमारे लिए बोली। जब कोई किसी को डर लगता है तो वह चंचल के पास जाता था। क्या ये गुनाह है? गलती किसी की नहीं। अब फर्क वहाँ होता है जब संवाद की जगह शंका आ जाती है। राजा को भी अकेलापन महसूस हुआ और चंचल को शायद उपेक्षा। लेकिन अगर चंचल ही अब फैसले लेने लगे तो राजा होने का मतलब क्या रह गया? मैं कभी राजा नहीं बनना चाहती थी। गब्बू बस इतना चाहती थी कि कोई उस गाय को सुने जो खामोश है, या उस हिरण को देखे जो डरता है। और वह बात राजू भैया तक देर से पहुंचने हैं। मैं पहले समझा लूँगी। असली मेरी नहीं, गलतफहमी की है। यह शायद गलती मेरी भी है कि मैंने तुम्हें नियम तक किया। तुमने जो किया वो मेरे उस काम को पूरा करने के लिए किया जो मैं एक राजा होकर नहीं कर पाया। तुम आवाज़ बनी और मैं खामोशी। कभी कभी रिश्ते हार जीत नहीं होती, सिर्फ समझ और गलतफहमियाँ होती हैं। और जंगल के सीखा कि राजा वही है जो सुने और सलाहकार वही जो झुके बिना साथ चले। माफ़ करना चंचल, शेर होने के घमंड में मैंने तुम्हारे त्याग को देखा नहीं। माफ़ी क्यों भैया? जब दिल एक तो शब्दों की तलवार भी
रिश्ता नहीं तोड़ सकती। तू समझा कर शेर से चूकूं, अब तो पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ चंचल के इशारे पर हो रहा है। अगर अब भी ना चेते तो देर हो जाएगी। पर कल तो शेर और चंचल ने सबके सामने गले मिलकर भरोसा जताया था। वो तो सब दिखावा था, असली खेल अभी चल रहा है। तू देखना, जल्दी ही चंचल खुद को महारानी बोलेगी। बस बहुत हो गया कबू तेरी से साजिश, अब जंगल के सामने आएगी। तब तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तू वे जवान बन गया जिसने भरोसे की जड़ें काटी। नहीं, मैं तो सिर्फ जो सुना वही कहा। तू बता किससे सुना और क्या सुना? तो बीरू भेड़िया वही कहता है। राजा बूढ़ा हो गया है, लोमड़ी चालाक बन गई है, अब जंगल नए हाथों को चाहिए। मैं तो बस उसके चेहरे पर कहा। अफवाह तक फैल जाती हैं अब जब उसकी जुबान नहीं पकड़ी जाती, और आज जंगल ने वे जुबान पकड़ ली है। बीरू, तुम्हें यहाँ बुलाया गया है क्योंकि तुम जंगल के मन में जहर घोल रहे हो। तुमने अफवाह से मेरे और मेरी सलाहकार के बीच दरार डालने की कोशिश की है, क्योंकि मैं तुम्हारा मौन देखकर डर गया था। शेर, तुम शांत हो जाओ। और चंचल बोल रही है, मेरे ऐसे शिकारियों को ऐसा बदलाव से डर लगता है। मैं नहीं चाहता कि तुम समझदारी से चलें, मैं चाहता था कि डर से चलें, क्योंकि तुमने बंदर का इस्तेमाल किया, हिरन और गाय जैसे मासूमों को भड़काया और जंगल को दो हिस्सों में बांटना चाहा। हाँ, क्योंकि डर फैलना आसान होता है, भरोसा जीतना नहीं। और जब तुम डर से नहीं अपनी नियत से पहचाने जाओगे, जंगल में तुम्हारे लिए सब जगह होगी। जाओ, इस जंगल को छोड़ दो, और जहाँ जाओ वहाँ शायद समझ आ जाएगा कि जंगल चाल से नहीं संवाद से चलता है। जब असल गुनहगार सामने आता है तो अफवाहें मर जाती हैं और जंगल फिर भरोसे से सांस लेता है। शायद जंगल को जीतना नहीं समझने की ज़रूरत थी भैया, और शायद राजा को राज करने से ज़्यादा भरोसे पर जीना आना चाहिए था। शुक्र है तुम थी, हम दोनों थे, तभी जंगल बचा। भरोसा टूटा, अफवाह फैली, पर जब राजा और सलाहकार साथ खड़े हुए तब जंगल ने सीखा, डर से नहीं भरोसे से चलता है। अगर आपको यह तो दोस्तों, इस कहानी में शेर बहुत समझदार था, किंतु इसमें लोमड़ी ने भी अपनी पूरी सहायता की, सभी जानवरों को इकट्ठा करके रखा। उसने इस स्टोरी में कुछ भी गलत नहीं कहा। इस कहानी में तोता, कबूतर, मोर, खरगोश, छोटे मोटे बहुत अधिक सारे कैरेक्टर हैं दोस्तों, जिसमें शेर ने इस कहानी में कुछ सीखा था कि मुझे अपनी चतुराई, अपने घमंड पर पूरा घमंड था, क्योंकि मुझे लग रहा था मुझसे ज़्यादा इस संसार में और कोई भी चालाक नहीं है। लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। यह कहानी दोस्तों रानी चिड़िया और जंगल के सभी जानवरों की है, जिसमें इस कहानी में बारिश होती है और इसके आगे की स्टोरी हम बताते हैं। रात का समय था, सभी पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, परंतु किसी भी पक्षी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। तो वे खबर गहरी नींद में सोए हुए थे कि आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। बारिश इतनी तेज थी कि पहले कभी किसी ने नहीं देखी। बारिश ऐसा लग रहा था कि हमारा बेटा, इतनी तेज बारिश मैंने अपने जमाने में कभी नहीं देखी। रानो चिड़िया उठती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा मुझे बहुत तेज डर लग रहा है, मैंने आज तक अपने जमाने में इतनी तेज बारिश नहीं देखी और लग रहा है इसके जड़ से हमारा घर ही ना टूटने लगे। वह ऐसे बातें ही कर रही थी कि उसका घर बहुत जोर जोर से हिलने लगता है और फिर उसका घर अचानक गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था।
मेरे बच्चे कोई तुम्हें चोट तो ना लगी। उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी चीख कोई नहीं सुन रहा था। रानो चिड़िया बैठी हुई और उसकी आंखें में से आंसू टपक रहे थे। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। ऐसे बैठे हुए वे अपने दोनों पुत्रों से बोल रही थी कि अचानक से वहां पर कबूतर आ जाता है और बारिश बहुत तेज होने से पहले मैंने कभी इतनी तेज बारिश नहीं देखी रानो चिड़िया। आज इस बारिश को देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। सारे घर टूट गए हैं। तभी उसकी पत्नी तोती भी आ जाती है और वह बोलती है कि हाँ, मैंने भी अपने जमाने में कभी ऐसी बारिश नहीं देखी थी। ऐसी बातें करते हुए वे सभी वहां से उड़ जाते हैं और एक पेड़ के नीचे सभी बैठ जाते हैं। परंतु चिंता का विषय ये था कि सभी पक्षी आराम से बैठे हुए थे, लेकिन रानो चिड़िया का छोटा बच्चा वहीं पर रह गया था, जो कि वह वहीं पर भूल गई थी। उसको ध्यान नहीं था कि बारिश के कारण उसका बच्चा वहीं रह गया है। इधर कालू और गोरी भी खूब रो रहे थे। उनका घर भी टूट गया था। अब वे करे भी तो क्या करे, इसीलिए थोड़ी दूर जाकर थक जाते हैं और वे वहीं पर आराम से सभी बैठे बातें करते हैं। पर सभी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। चाहे अब करें भी तो क्या करें। भगवान को तेज, मेरे बच्चे को भी इतनी तेज बुखार है, इसका शरीर बहुत तेज तड़प रहा है धूप के कारण, बारिश के कारण। तुम्हारे पास में जो कुछ कबूतर आते हैं और इस जंगल में बुखार दूर करने वाले जड़ी बूटियां की खोज लाते हैं। मुझे इस बूटी की अच्छे से पहचान है। कभी या जल्दी आना। और फिर कौवा और कबूतर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हम दोनों चले जाते हैं और बच्चे को इतनी तेज बुखार है तो क्या करें। बारिश भी थम गई थी, इसीलिए वे वहां से उड़ते हैं और दोनों घर की तरफ चलने लगते हैं। तो इस घर में रहता है, हमारी मदद करते रहते हैं। इस घर में कोई मुसीबत के मारे भगवान के लिए हमारे व्रत करें। फिर उस घर से एक बड़ी सफलता निकलती है। सारे पक्षी उस घर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया का बेटा वहीं पर ही छूट गया था। अब रानो चिड़िया बहुत परेशान थी। अब वह करे भी तो क्या करे। उसके बेटे को बहुत तेज बुखार था। कुछ समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें। अब तो शांति होने वाली है। आप मेरे घर में रात गुजार सकते हो। मैं आप सबको खाना दे दूंगी और आप सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। चिड़िया और दूसरे पक्षियों को भी साथ ले जाएं। गोरी और चिड़िया को भी ले जाओ। बेहतर यही है हम रात ही गुजार लेते हैं और फिर कल सूरज निकलने पर अगला सफर शुरू करेंगे और फिर दूसरे पक्षियों को लेने चलते हैं और उन्हें, चिड़िया को और गोरी भी साथ में ले लेती हैं। इस कदर सभी जानवर आपस में बातें करते हैं, लेकिन चिड़िया बहुत चिंतित थी कि उसका बेटा वहीं पर छूट गया था। कौवा बोलता है, सुनो सुनो, हम ऐसा करते हैं, पहले तुम्हारे बेटे को ढूंढ कर लेकर आते हैं, क्या पता वे हमको मिल जाए। लेकिन वे दोनों वहां से उड़ते हैं और रानो चिड़िया के बेटे की खोज के लिए इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आता। बारिश के कहर ने पानी होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। और फिर कालो कौवा तो बहुत आलसी था। वे एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। फिर कबूतर कहता है, नहीं, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो हम इस घर के अंदर देखते हैं, क्या पता हमें कुछ मिल जाए। कालू कौवा कहता है, नहीं नहीं, हमें इस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए। इस घर में मैंने सुना था पहले भूतों का पहरा था। लेकिन कबूतर नहीं मानता। वे वहां जाकर देखता है तो उसको एक सुंदर सी कबूतरी नजर आती है। वह उससे बात करता है और उसकी बातों में खो जाता है। वह ये भी भूल जाता है कि उसकी शादी हो रखी है और वह उसके प्रेम जाल में फंस जाता है। काला कौवा वहाँ बैठा बैठा उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन बोल रहा था, अरे कहीं ये मेरे पल्ले पड़ जाती तो मेरे मजे ही आ जाते। उस गोरी की बच्ची से तो मेरा पीछा ही छूट जाता। लेकिन कबूतरी वास्तव में ही बहुत सुंदर थी और उसकी प्यार भरी बातें कबूतर को मोह लेती हैं और कबूतर राजी हो जाता है। कबूतर कहता है, तुम तो बहुत सुंदर हो,
तुम अकेली रहती हो क्या अपने घर में? अगर तुम अकेली रहती हो तो मैं अभी कुंवारा हूँ, मुझसे शादी कर लो। उसके बाद कौवा वहां से उड़ जाता है और जाके सारी बातें बताता है। तो कबूतर भी आता है और बोलता है। अब वे उसको अपने घर में ले आता है और अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसी के साथ रहता है। रानो चिड़िया को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इधर उसका एक बेटा बहुत बीमार था और दूसरे बेटे का कहीं अता पता नहीं था। रानो चिड़िया घबराई हुई थी। सभी पक्षियां आपस में खाना पीना खा रहे थे, लेकिन रानो की चिंता तो बढ़ रही थी। तभी बारिश की एक बूंद उसके मुंह में आके पड़ती है कि उसका बेटा उस जल को पी लेता है और एकदम से वह स्वस्थ होने लगता है। कबूतरी बोलती है, देखो रानो, मैं वैद्य का काम जानती हूँ। इस बारिश की बूंद के कारण तुम्हारा बेटा एकदम सही हो जाएगा। काला कौवा बोलता है, हाँ हाँ, सही कह रही है ये कबूतरी। पहले तो कबूतर को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और अब तुमको भी अपनी अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसा लेगी। अरे ये तुम क्या कह रहे हो कालू? मैं वेद का काम जानती हूँ। देखना, अब रानो का बेटा एकदम स्वस्थ हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर रानो चिड़िया को थोड़ी सी खुशी मिलती है, क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। इतना बीमार था कि वह उसे अब होश भी नहीं था। सभी पक्षी आराम से बैठे थे। सुबह हो जाती है और रानो चिड़िया का बेटा एकदम स्वस्थ हो जाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी और कबूतरी बोलती है, देखो बहन, मैंने तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ बहन, मुझे तो पता भी नहीं था तुम इतना अच्छा काम करती हो। तुमने बेटे को सही कर दिया है और मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। मैंने अपने एक बेटे को तो खो दिया है, इसको नहीं खोना चाहती थी। उसके बाद सभी पक्षी पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वे खाने की तलाश में बैठते हैं। बारिश के कारण पूरा जंगल कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वहाँ पे एक चिड़िया दिखाई देती है जिसका नाम चुनचुन था। चुनचुन बहुत सुंदर थी। चुनचुन बोलती है, मैंने तुम्हारे बेटे को वहाँ पर पड़ा देखा था आंटी। तुम्हारा बेटा मरा हुआ है, अब वह मर चुका है। तुम्हें उसकी यादों के सहारे अब नहीं रहना चाहिए। वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। रानो चिड़िया उसकी बातें सुनकर बहुत तेज रोती है और वो बोलती है भगवान, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने कौन से जन्म का पाप किया था जो मेरे बेटे की तुमने ये दुर्दशा की है? भगवान, मैं इस बारिश को कभी नहीं भूलूंगी। इस बारिश ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके बाद सभी पक्षियां पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं और वे देखते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। रानो चिड़िया साहस करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी भरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और उसकी माँ आपस में बैठकर बातें करती हैं। रानो चिड़िया अपनी माँ के पास आई हुई थी। माँ, जब से टुन्नू जी का देहांत हुआ है तब से दाने की चिंता, घर की चिंता, समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और गर्मी इतनी पड़ रही है। माँ, अब आप ही बताएं मैं क्या करूँ। बेटा, पर तेरा घर तो ठीक है, तू घर की चिंता क्यों कर रही है? और घर तो तेरा अभी बनाया था, तो बेटा तुझे घर की चिंता करने की तो कोई जरूरत नहीं। माँ, काफी दिन हो गए और उसकी छत भी छलनी हो गई है और इस महीने गर्मी धूप पूरे जोरों पर रहती है। मुझे तो बच्चों की चिंता सता रही है, कहीं लू लगने से बीमार ना हो जाए। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? गर्मी भी इतनी पड़ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, तुम ही कुछ बताओ। इस कदर वे दोनों माँ बेटी आपस में मिलकर बातें करती हैं। बेटी, मैं इस वक्त तेरी क्या मदद करूं? गर्मी में मुश्किल से 2 दाने की ही खोज कर पाती हूँ और यह घर भी काफी पुराना है, ना जाने कब टूट जाए। और गर्मी भी इतनी पड़ रही है बेटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। चलो ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। मेरे बच्चे भी अकेली हैं
और उन दोनों के पास कोई नहीं है। वह माँ से कहती है और माँ अपना ध्यान रखना। उसके बाद वह उड़ती हुई निकल जाती है। लेकिन गर्मी के कारण वह जंगल में उड़ती रहती है, लेकिन वह तेज धूप सहन नहीं कर पाती। आते जाते उसकी हालत खराब हो जाती है और गर्मी के कारण उसे पसीना आता है। कुक्कू बेटा, जरा पानी लाओ, मेरा जी घबरा रहा है, बहुत गर्मी लग रही है बेटा। और आपकी बहन कहाँ है? बेटा आप जल्दी से मेरे लिए पानी लाओ। लो मम्मा, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और दीदी तो घर पर ही है। कुक्कू अपनी मम्मा को पानी लाकर देता है। रानू चिड़िया पानी पीती है, उसका गला सूख रहा था। मुझे ये पानी ही दे दो बेटा, मेरा गला बहुत सूख रहा है। रानू चिड़िया वो गर्म पानी ही पी लेती है। दोनों बच्चों को भूख लगी थी, लेकिन अपनी मम्मा चिड़िया की ये हालत देखकर वे भोजन भी नहीं मांगते। और रानू का तो गर्मी से बहुत बुरा हाल था। गुड़िया कुक्कू, माँ के पास दाना नहीं मिला, अब मैं आपको क्या खिलाऊं बेटा? मम्मा मुझे भूख नहीं लगी है, आप आराम करें। हाँ मम्मा, आराम करें आप। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं दाना खोजने जा सकता हूँ। हाँ मम्मा, कुक्कू भैया बहुत तेज दौड़ता है। जब आप चली जाती हो तो वे सारे जंगल के शेर करके आते हैं। कुक्कू इस कदर अपनी मम्मा से बातें करता है कि वे बाहर जाएगा और खाना लेकर आएगा। लेकिन रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है और वे सोचती है कि मैं इसको भेजूं या ना भेजूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। उसकी बेटी भी बोलती है, मम्मा भैया को भेज दो। कुक्कू बेटे, ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी घर वापस आना। ऐसे कुक्कू अपनी मम्मी की बात सुनता है और मम्मा उसको समझाती हैं, ज्यादा धूप के कारण बेटा ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, पास से ही आ जाना। ऐसे कुक्कू तेज धूप में घर से निकल जाता है। वे सीधे जग्गू के घर की तरफ बढ़ रहा था और उड़ता उड़ता वह जग्गू के घर के करीब पहुंच जाता है। और ऐसे कुक्कू तेज धूप से सीधा जग्गू के घर पहुंचकर, जग्गू दोस्त, मैं खाना खोजने जा रहा हूँ, क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे और हम दोनों मिलकर खाना लेकर आएंगे? इस कदर जग्गू और छोटी चिड़िया का बच्चा आपस में बातें कर रहे थे। इस कदर चिड़िया का बेटा कुक्कू बोलता है, नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है और तुझे दिखाई नहीं देता हमारे घर में कितना सारा दाना रखा है और इसके पापा हमेशा दाना रखते हैं। तेरे तरह थोड़ी ना है, तेरी माँ तो घर में बैठी रहती है। वे इस कदर बातें करती है। फिर छोटा जग्गू आ जाता है। वह बोलता है, हाँ यार कुक्कू, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तेज बहुत धूप है और मेरे पापा ने भी बहुत सारा खाना इकट्ठा कर रखा है और मैं नहीं जाऊंगा, आप खुद ही चले जाएं। ऐसे वे दोनों आपस में बातें करते हैं। हाँ यार, मुझसे गलती हो गई, मेरे पापा नहीं है ना, अगर मेरे पापा भी होते तो वे भी खाना इकट्ठा करके रख लेते। जग्गू दोस्त, मैं खाना खोजने जा रहा हूँ। इस कदर वह वहाँ से उड़ता हुआ दूसरे जंगल की तरफ बढ़ रहा था। अंधेरा हो रहा था। धीरे धीरे वह एक जंगल की तरफ पहुँच जाता है और उसके बाद वह इधर उधर भटकता रहता है। गर्मी बहुत तेज थी। फिर वह बैठ जाता है और बोलता है, मुझे तो कहीं भी खाना नहीं दिखाई दे रहा। तो काफी देर तक वह गर्मी में खाने की तलाश करता है, मगर उसे कहीं भी दाना नहीं दिखाई देता। ना जाने बड़े बड़े पक्षी कहाँ से खाना लेकर आते हैं और शायद मुझे और भी आगे जाना होगा, वहीं से सब दाना लाते होंगे। ऐसा छोटू कुक्कू बैठा बैठा सोच रहा था और बोलता है, अब मैं कहाँ जाऊं? फिर वह आगे बढ़ता है। वह इस कदर आगे चला जाता है कि अपने जंगल से दूसरे जंगल पहुंच जाता है और उसकी मम्मा को भी घर पर बहुत चिंता हो रही थी। ऐसे कुक्कू दौड़ता हुआ पहुंच जाता है आगे की तरफ। देखना, मम्मा चिड़िया को तो बहुत चिंता हो रही थी। अब वह क्या करे? मम्मा आप चिंता ना करें, देखना भैया दाना लेकर ही आएंगे, वे खाली पंख नहीं लौटेंगे। नहीं गुड़िया, कुक्कू तो मुझे
अकेले नहीं भोजन भेजने के लिए जब भेजना चाहिए था। उसे तो भोजन ढूंढने का अंदाजा भी नहीं है, ना जाने कहाँ चला गया होगा। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। भगवान, हे मेरे भगवान, मेरा बच्चा सही सलामत हो। इस कदर रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया आपस में मिलकर बातें करती हैं। और छोटा डुगू तो बहुत दूर निकल चुका था जंगल से। माँ को तो इस बात की कोई खबर भी नहीं थी और उसको कहीं भी दाना नहीं मिल रहा था। रानू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, बेटी मैं भी उसको ढूंढने के लिए जाऊंगी, तुम घर से नहीं निकलना। गर्मी बहुत है और आप घर में ही बैठे रहना। मैं आपके भैया को ढूंढ कर लेके आती हूँ। मुझे कहीं भी बहुत चिंता हो रही है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। इस कदर माँ बेटी आपस में मिलकर बातें करती हैं और कुकू तो बहुत ज्यादा थक जाता है और थककर वह एक पेड़ की डाल की तरफ बैठ जाता है और वह सोचता है अब मैं कहाँ जाऊं। और उसे थोड़ी ही देर में इंसानों की बस्ती नजर आती है। वह सोचता है, वह इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है और वह वहां जाकर पहुंच जाता है। इंसानों की बस्ती में एक बूढ़ी माजी रहती थी। उस घर के सामने वह जाकर बैठ जाता है जहां एक महिला बैठी हुई थी। कुक्कू उसे आवाज लगाता है, वह घर से बाहर आ जाती है। माजी, माजी, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरी माँ बीमार है, मुझे कहीं भी दाना नहीं मिला, तो आप मेरी मदद करें, आप मुझे दाना दे दें, मैं बहुत भूखा हूँ, मैं धूप में उड़कर आया हूँ। बेटा तुम यहीं रुको, कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे लिए अभी ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। इस कदर छोटे कुक्कू से बूढ़ी माँ ऐसे बातें करती है। फिर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा आप उड़ना मत। बूढ़ी माँ उसको ठंडा ठंडा पानी लाकर देती है और ठंडा पानी पीकर तो कुक्कू को बहुत तेज प्यास लगी थी, वह देर तक पानी पीता रहता है। बच्चे, क्या आपको खाना भी खाओगे? नहीं नहीं माँ जी, मेरी मम्मा और मेरी बहन पर भूखे हैं, वे आप मुझे खाना घर के लिए दे देना। हाँ बच्चा, मैं तुम्हें खाना जरूर दूंगी घर के लिए, क्योंकि माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरी एक बहन भी है जो घर में दोनों अकेली हैं। इस कदर दोनों आपस में बातें करते हैं। बूढ़ी माँ को उस पर तरस आ जाता है। बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है। छोटा कुक्कू तो इस बात को लेकर खुश हो जाता है और बूढ़ी माँ जी उसके लिए खाने का कुछ सामान लेकर आती हैं और उससे बोलती हैं, बेटा ये खाने का सामान है, इसको आप अपने घर ले जाना, कहीं भी मत रुकना, क्या पता कोई और पक्षी आपसे ये खाना लेकर चला जाए, क्योंकि आपकी माँ बहुत बूढ़ी है, बीमार है। इस कदर वे दोनों बातें करते हैं और रानू चिड़िया को तो बहुत चिंता हो रही थी। वह सोचती है, मैं क्या करूं। बूढ़ी माँ जी कहती है, बेटा ये घर आपका ही है, जब चाहो आप मेरे घर में आ सकते हो, तुम्हें सदा पानी और खाना मिलेगा और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है माँ जी, ठीक है। फिर वह वहां से खाना लेकर उड़ता है। उड़ता उड़ता, बहुत धूप थी, वह बहुत ज्यादा थक जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। खाना लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। इधर रानू चिड़िया बहुत परेशान थी। वह गोरी के पास जाती है और बोलती है, गोरी गोरी, क्या तुमने मेरे कुक्कू को देखा है? और कालू कहाँ है? उसे मेरे साथ भेजो, वे मेरे साथ चले जाएंगे तो हम दोनों कुक्कू को ढूंढ लेंगे। मैं अकेली कहाँ ढूंढूंगी, वैसे भी मेरी तबीयत सही नहीं है। नहीं नहीं, वे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, वे अभी पहाड़ी वाले इलाके से दाना लेकर आए हैं, वे बहुत थक चुके हैं, तुम्हें कहीं और ही जाना चाहिए। क्यों न तुम कबूतर के पास चली जाओ, मेरे पास क्यों आई हो तुम? फिर वे बेचारी अपना समूह लेकर कबूतर के पास जाती है और कबूतर से ही वही बात कहती है, भैया भैया, मेरा कुक्कू पता नहीं कहाँ चला गया, दाना लेने के लिए गया था, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? लेकिन कबूतर भी उससे साफ साफ इनकार कर देता है। रानू चिड़िया बेचारी परेशान हो जाती है। अब वे करे भी तो क्या करे, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। फिर वह सोचती है, शायद मुझसे ही गलती हो गई, गर्मी का मौसम है, तेज धूप है, कोई भला मेरी सहायता कैसे करेगा।
इस कदर वह मन ही मन बातें करती है। वह सोचती है, हाय मेरा कुक्कू, बेटा तुम कहाँ हो, बेटा तुम कहाँ हो। मेरे प्राण निकले जा रहे हैं गर्मी के कारण, धूप तेज के कारण। वह बैठी बैठी सोच रही थी। उसे फिर कुछ नजर आता है। देखती है कि उसका बेटा तो नजर आया और वे कुक्कू को देखकर इतना खुश होती है कि पूछो ना। बेटा, बेटा तुम कहाँ थे? मेरे कुक्कू, मेरी जान निकली जा रही थी बेटा। तुम्हें पता है मेरे थोड़ी देर में प्राण ही निकल जाते हैं अगर तुम मुझे नहीं दिखाई देते। माँ, मैं तो इंसानों की बस्ती की तरफ गया था। वहाँ पर मुझे खाना दिया है उन्होंने, बहुत अच्छा खाना, और मुझे ठंडा ठंडा पानी भी दिया था। और उस बूढ़ी माँ ने कहा तुम मेरे पास आ जाया करो रोज। फिर वे अपने बेटे को गले से लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वे दोनों पसीने पसीने हो रहे थे, लेकिन अपने बेटे की कामयाबी से बहुत खुश थी, क्योंकि कुक्कू अभी बहुत छोटा था और वह दाना खोजने के लिए बाहर गया था और उसमें सफल हो गया। वे अपने मन में ऐसे बातें कर रहे थे। फिर घर पर आके सभी तीनों लोग खाना खाते हैं। तो ये थी रानू चिड़िया की एक अनोखी कहानी दोस्तों। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका धन्यवाद।